नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बीते 20 सालों में हर साल कई हादसे हुए। 9 सितंबर 2002 को 150 लोगों की जान गई। 15 मई 2003 को 38 लोगों की मौत हुई। 22 जून 2003 को 51 यात्रियों की मौत हुई। 3 जुलाई 2003 को 21 यात्रियों की मौत हुई। जून 2003 को 51 लोगों की, फरवरी 2005 को 50 लोगों की, 21 अप्रैल 2005 को 17 लोगों की जान गई। 16 अप्रैल 2007 को 11 लोगों की, अगस्त 2008 को 32 लोगों की, 28 मई 2010 को 170 लोगों की मौत हुई। 29 जुलाई 2010 को 62 लोगों की जान गई। और ऐसे ही 2011 से लेकर 2022 तक हर साल रेल हादसे होते रहे और लोगों की जानें जाती रही। यानी जो यात्रा सबसे सुरक्षित मानी जाती है वो हर साल लोगों की जान लेती रही। आज भी पाली से 20 किलोमीटर दूर जब रेल पटरी से उतरी, 11 डब्बे पलटे तो हर किसी की सांसें उसके गले में रुक गई। गनीमत रही कि 26 लोग घायल हुए और सभी अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिए गए। लेकिन सवाल पीछे छूट गया है कि साल जो बीत रहे हैं, हादसे रुक क्यों नहीं रहे। सवाल यह भी है कि बेपटरी होती रेलगाड़ी के लिए जिम्मेदारी किसकी है, किसको जिम्मेदार माना जाए, या कहे कि मुआवजे की रकम हर बार जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ लेती है और मुआवजे के पीछे जिम्मेदारियां छुप जाती हैं। आज बात इसी मुद्दे। रेलवे की लाइन है, या कहें कि जब भी आप प्लेटफॉर्म पे होंगे तो एक लाइन जरूर आप सुनते होंगे, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। और रेलवे स्टेशन पर यह आवाज आपको 10 मिनट में कई बार सुनाई दी। क्या इसका मतलब ये निकाल लिया जाए कि हर वक्त सचेत रहें, किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, किसी भी वक्त पटरी टूटी हो सकती है, कहीं भी आपका डिब्बा पलट सकता है, कहीं भी आपकी यात्रा गंतव्य की जगह अस्पताल पहुंच सकती है और अस्पताल से कहां कोई नहीं जानता। और क्या मुआवजा आपके पीछे पीछे चल रहा है, ये बताने के लिए मौत की कीमत क्या है, घायल होने की कीमत क्या है, पटरी पर क्रैक की वजह क्या है, कौन जांचेगा, जिम्मेदार कौन है, और आगे से ऐसा ना हो, ये क्या कोई तय कर पाएगा, कोई बता पाएगा कि हाँ ये गलती अंतिम है, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, हमारे साथ रेलवे एक्सपर्ट और विषय विशेषज्ञ KL इनकिया जी भी मौजूद हैं। इनकिया जी, शुरुआत आपके साथ। मैंने इसलिए 2002 से आंकड़े गिनाने शुरू किए। मैं सोच रहा था कि कोई एक साल शायद मुझसे छूट जाए जिसके लिए मैं अंकित कर पाऊं कि इस साल हादसा नहीं हुआ। अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। तो यह बताइए कि 2 दशक का आंकड़ा मैंने दिखाया, 20 साल क्या कम पड़ गए कि हम यह कर पाए कि कम से कम इस तरीके के हादसों में लोगों की जान ना जाए। जो आपने आंकड़े बताए हैं उसके अनुसार एक्सीडेंट तो निश्चित रूप से हो रहे हैं रेलवे पर, और इसके कई वजह है, और गहराई से उन जब वजहों का ही हम पता लगाएंगे तभी मंजिल पे पहुंच पाएंगे। बट जो अभी जो दुर्घटना हुई है, जो कि जोधपुर रेलवे मंडल पे है और ये पाली जिले में हुई है, उसमें एक ट्रेन सूर्यनगरी एक्सप्रेस बांद्रा बॉम्बे से आ रही थी और ये इसको पहुंचना था जोधपुर, और सुबह करीबन 3:30 बजे इस ट्रेन का ये जो दुर्घटना का हादसा हुआ है, इसमें करीबन 13 डिब्बे गिरे हैं। और इसके अंदर एक बात यह है कि इंजन के साथ 9 डिब्बे पटरी पे थे और बीच के 13 गिरे हैं, और अब बाद के 4 डिब्बे और पटरी पे है जी। ऐसा मोटा मोटा महसूस होता है कि अभी जो सर्दी की वजह से जो रेलवे के जो मेंटेनेंस है, उस मेंटेनेंस को उस हिसाब से तो करते तो हैं, बट पटरी का जो टेम्परेचर का जो अंतर है दिन और रात के अंदर, वो कुछ बढ़ जाता है और उसकी वजह से पटरी में क्रैक आने के चांसेस होते हैं जी। और ये एक हादसा ये इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह का कोई ना कोई इंसिडेंस इसके अंदर हुआ है। अब रेलवे इसके लिए इंक्वायरी कर रही है, और जो मुझे मोटा मोटा पता लगा है उसमें कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि एक हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, रेलवे से अलग एक विभाग है, उसके अधीन जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इस केस में इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डिब्बे गिरे हैं और करीबन 25-26 यात्रियों को चोटें भी आई है। और क्योंकि ड्राइवर ने इस ट्रेन को कंट्रोल कर लिया है, तो इसमें जो चोटों का जो मामला है वो कुछ गंभीर कम है और माइनर चोट ज़्यादा है इसके अंदर। जी सर, वो सब हम बता चुके हैं, लेकिन मुझे ये बताइए
मैंने इसलिए 2002 से आंकड़े उठा कर लाया। मैं इन 20 सालों में मुझे 3 या 4 ऐसे मामले बता दीजिए, क्योंकि 170 180 लोगों की भी जाने गई हैं। कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई आज तक और कौन सी रिपोर्ट सबमिट हो गई? इसमें जो रेलवे के अंदर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है जो रेलवे खुद अपने अधिकारियों से करती है, और जहाँ मैटर सीरियस होता है, जैसे यात्री ज़्यादा प्रभावित होते हैं एक्सीडेंट में, वहाँ एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधीन कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का एक डिपार्टमेंट है, वो इंक्वायरी करता है और वो रिपोर्ट सरकार को दी जाती है और सरकार उसकी सिफारिशों के ऊपर आगे। सर बताइए ना, कोई तो एक उदाहरण बताइए कि मैं अपने दर्शकों को बता पाऊं कि देखिए आपकी जिंदगी की कीमत सिर्फ मुआवजा नहीं है, जिनकी वजह से आपकी जाने गई है वो देखिए आज नौकरी से बाहर हैं, वो आज सलाखों में है। इस रिपोर्ट तो बताइए सर। इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा नहीं है, काफ़ी काम भी रेलवे में हुआ है। रेलवे का जो मेंटेनेंस है पटरी का, वो भी थोड़ा बेहतर हुआ है और डिब्बे भी, टेक्नोलॉजी भी नई आई है, और जो हमारे जो मैन पावर जो इन्वॉल्व है उनके ट्रेनिंग भी समय समय पर होती है। तो अभी मतलब इन मौतों का कोई जिम्मेदार होता नहीं, इसलिए मुआवजा दे दिया जाता है, आप ये कह रहे हैं सर? मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि जो इसके अंदर जो कारण होते हैं, कई बार कंबाइंड कारण होते हैं, जब तक हम कारण के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे तो उसका अभी के केस के अंदर ये बताना मुश्किल होगा कि इसमें सर मैं इस केस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको विषय विशेषज्ञ के तौर पर पहचान रहा हूं। मैं ये वाकई में जानना चाह रहा हूं कि इसमें क्या हो रहा है, किसी पे कार्रवाई हुई या नहीं हुई? रेल मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। उन्होंने जांच करके सब जगह ओके भी किया था, अल्ट्रासाउंड भी हुआ था इस ट्रैक का कुछ ही दिन पहले। जब भी सर्दियां आती है उससे पहले पहले देश में जहाँ जहाँ सर्दी के कारण दिक्कत होती है वहाँ सब जगह अल्ट्रासाउंड कराया जाता है पटरियों का। तो यहाँ पर भी पटरियों का अल्ट्रासाउंड हुआ था, मेरे ख्याल से कितनी तारीख को हुआ था डीआरएम साहब? 24 दिसंबर को, रात को 2:30 बजे, 24 दिसंबर को ही, और इससे पिछली रात को ही 2:30 बजे पेट्रोलिंग भी हुई थी। ये बाहर से कुछ नहीं, इसका चिन्ह कोई निशान नहीं था, पटरी के अंदर की तरफ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। वो टेक्निकल डिफेक्ट किस कारण से हुआ है, और इस वाले लॉट की जितनी भी पटरियां हैं, मतलब जैसे स्टील की, जब फैक्ट्री में, स्टील की मिल में जब पटरियां बनती है उसको हीट बोलते हैं। एक हीट में कितनी पटरियां बनी, मतलब जो लोहे को, जो स्टील को पिघला के पोर करते हैं सांचे में, उसको हीट बोलते हैं। उस हीट में जितनी भी पटरियां बनी उसका आइडेंटिफिकेशन भी सुबह से हो गया है। देश भर में उस पर्टिकुलर लॉट में जितनी भी बनी पटरियां हैं, करीब करीब कितनी है चेयरमैन साहब? 1900 के आसपास किलोमीटर की उसी लॉट की है, 1900 किलोमीटर के आसपास की। उन सबको भी आइडेंटिफाई कर दिया गया है ताकि उनका विशेष जांच हो, और जितना हो सके, क्योंकि एक जगह प्रॉब्लम आई है इसलिए सब जगह उस प्रॉब्लम के, उसी हीट से बनी हुई जितनी भी पटरियां हैं उन सब पटरियों को भी रिप्लेस करने की व्यवस्था मैंने सुबह ही आदेश दे दिए थे कि इस लॉट की जितनी भी बनी हुई पटरियां हैं देश भर में, उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिप्लेस करने का काम भी करें, उनको तुरंत जांच करें। कुल मिला के टेक्निकल फॉल्ट पता चल रही है। सामने आई हुई दिक्कत ये थी कि रेलवे की संपत्ति होने के बावजूद भी ट्रैक के आसपास ग्रेवल सड़कें नहीं है, जिसके कारण वाहन और एम्बुलेंस और पहुंचने में काफ़ी दिक्कत आई। ये विषय बहुत पहले भी आया है। रेलवे के आसपास ग्रेवल की सड़कें जनरली दुनिया में कहीं बनाने का रिवाज नहीं है, क्योंकि रेलवे का एक सिस्टम और है, जितना रेल मंत्री जी को सुन रहे थे और उसके बाद मैं थोड़ा और कंफ्यूज हो गया। आशीष चतुर्वेदी जी, अब मुझे ये बताइए, अगर ये 1900 किलोमीटर की ट्रैक को डिटेक्ट कर लिया गया है तो आप मुझे यहां बैठकर आश्वस्त कर सकते हैं कि उस पर कोई भी ट्रेन इस वक्त नहीं गुजर रही है? देखिए विजेंद्र जी, मैंने रेल मंत्री जी का जो अभी उन्होंने बोला है उसको भी बहुत ध्यान से सुना है, और मैं आपकी डिबेट को भी बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ। देखिए विजेंद्र जी, एक भी दुर्घटना होना दुखद है और एक भी जान जाए ये एक्सेप्टेबल नहीं है जी। और जो आंकड़े आप बता रहे थे 2002 से लेकर के 2022 तक के, निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिससे आपने जिक्र किया कि 172 लोग 2007 में मारे गए थे। देखिए, जहाँ तक आप ये 1900 किलोमीटर स्ट्रेच की बात कर रहे हैं, ये अब मोटा मोटा जो समझ में आ रहा है वो ये है कि उस लॉट के अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो सकता है। उस डिफ़ॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी विशेष वापस दोबारा जांच की जाएगी। सर मैं तो ये कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क लेकर बैठे हैं और हम प्राउड फील करते हैं इस पर। अब मुझे ये बताइए कि एक अंग्रेजी की कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन डिजीज। अगर आपको ये लग रहा है, आपको 1% भी संदेह है कि उस लॉट के अंदर दिक्कत है, और वो 1-2 किलोमीटर नहीं, 1900 किलोमीटर का ट्रैक बिछा हुआ है,
उस पर ट्रेन चल रही है नहीं चल रही है? कल विजेंद्र सुबह फिर जी, उठे और कहीं और विजेंद्र हादसा जी, हुआ, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? विजेंद्र जी, रेल मंत्री ने बहुत जिम्मेदारी से बयान दिया है। अगर वो ये बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वो जो आप कह रहे हैं ना 1900 किलोमीटर के जो जांच करने की, वो प्रक्रिया पूरी चालू हो चुकी होगी। सुनील शर्मा जी, देखिए सर हालांकि पॉलिटिकली सीधा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी जब कोई मंत्री बनता है तो जिम्मेदारी होती है, और जब कोई हादसा होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्या वाकई में सिर्फ एक मुआवजे के मरहम के पीछे हर हादसे को दबा दिया जाएगा? विजेंद्र भाई, बात एक है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो अपनी कीमत को खो रही है। अदरवाइज एक दौर वो भी था कि ऐसी रेल मंत्री बयानबाजी की जगह, मैं याद दिलाना चाहूँगा लाल बहादुर शास्त्री जी को, रेल मंत्री थे, एक दुर्घटना होती है और दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो त्यागपत्र दे देते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न है कि केवल बयानबाजी करके केवल आप लीपापोती करना चाहते हैं, या लोगों के लिए आप सेंसिटिव है, लोगों के लिए आप संवेदनशील है और इंसानी जिंदगी आपको एक मूल्यवान चीज लगती है। तो आज वैसी नैतिकता का एक पूर्णतः एक तो अभाव लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, जो आप ये देखिए ना, कांग्रेस के कई सारे मंत्रियों ने केवल ऐसी दुर्घटनाओं को चलते इस्तीफा दिया है। सर तो बीजेपी के पहले कार्यकाल में जो रेल मंत्री थे उन्होंने भी घटना के बाद, जब यूपी में घटना घटी थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। नहीं, और प्रश्न एक है ना कि अनिल वैष्णव की जैसी बातें कर रहे थे। देखिए आज के दौर के अंदर जब मेटलर्जी, स्टील मेटलर्जी के ऊपर इतना इवोल्यूशन हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ है, अगर एक रेल मंत्री स्टील मेटलर्जी के ऊपर इस ढंग की बात करते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि कल हीट का, देखिए हीट का फ्लक्चुएशन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है। सर्दियों में बहुत ठंडा होता है, लेकिन वो तो हर साल होगा ना सर। नहीं, मगर प्रश्न एक है कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टील मेटलर्जी के ऊपर इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट के डिविडेंड्स अगर रेल मंत्री अगर भारत की रेलवे को नहीं दिला पा रहे, तो मेरी राय में ये अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अनिल वैष्णव शायद किसी आईआईटी से भी रिलेटेड है, जैसा कि उनका दावा है, और राजस्थान के हैं, तो उनको तो इस बारे में बहुत ही अलग ढंग से लेना चाहिए था कि जब वो जैसे वो रेल मंत्री बने। क्योंकि देखिए ये बात बहुत जग जाहिर है, पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को पता है कि भारत के अंदर जब ब्रिटिशर्स गए तो दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क था, आज चौथा बड़ा नेटवर्क है। मगर यहां आज भी हम हाई स्पीड अगर ट्रेन नहीं चला पा रहे, क्या सपने दिखाए जाते हैं? सर पहले जो ट्रेन चल रही है वो तो आदमी को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचा दे। सवाल तो ये है, मेरा सवाल इसके साथ एक और है सर, उस बयान ने मेरे जहन में कई सवालों को खड़ा किया। सवाल यह भी है कि जब इन ट्रैक को बिछाया जा रहा था तो पूरे निरीक्षण के साथ ही बिछाए गए होंगे, ट्रेन को तभी तो चलाया गया होगा। अब ये सवाल खड़ा होना कि नहीं ये वो लोट है जिसमें खामियां हैं, तो इनको तो पहले चेक करके बिछाया गया होगा। नहीं, अब जैसा कि वो अल्ट्रासाउंड का जो दावा कर रहे थे, देखिए अल्ट्रासाउंड की बात अलग है। पहली बात है कि फोर्जिंग के अंदर आप टेक्निक कौन से इस्तेमाल करें। अगर 21वीं शताब्दी में भी अगर आप फोर्जिंग की वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो टेम्परेचर के चलते फ्रैक्चर हो जाती है, तो मेरी राय में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर 20 साल पहले या 40 साल पहले अगर ये बात की जाती तो एक अलग बात है। आज की तारीख के अंदर जब फोर्जिंग होती है तो फोर्जिंग के टाइम भी ऐसे सेंसर्स हैं जो किसी भी ढंग की अगर फ्रैक्चर अगर पॉसिबिलिटीज है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मगर बात एक है कि ये तब होता है जब आपको इंसानी जिंदगी की कीमत आपको लगती है। इनकिया जी, सर अल्ट्रासाउंड का तो मतलब ही है कि अंदर कुछ गड़बड़ है तो पता चल जाए। अब अगर ट्रैक का अल्ट्रासाउंड हो गया है तो जो भी क्रैक इंटरनल रहा होगा जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो रेल अब ये कह रहे हैं वो उसमें नहीं आता। सर रेल मंत्री जी जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जो भी रेल भारतीय रेलवे द्वारा खरीदी जाती है जिस सोर्स से भी, तो उसकी भी जांच होती है। उसके लिए स्पेसिफिकेशन है, हमारे एक रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है RDSO, वहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट है, वो सब जांच के बाद ली जाती है। और उस जांच के बाद भी अगर ली जाती है तो इसका मतलब हमारे फेलियर कई जगह हैं, एक जगह नहीं है, मल्टीपल फेलियर है। इसका मतलब जांच में हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये तो आज एक एक्सीडेंट यहाँ राजस्थान में हुआ है। ये बात तो कोई करता ही नहीं, किस लोट को किसके अंतर्गत खरीदा गया है, किसने इसको पास किया, किसने इसकी इंक्वायरी की, सबको नापा जाएगा। नहीं, इसको होना ही चाहिए, इसको इन डेप्थ में जाना चाहिए। जैसा रेल मंत्री जी खुद कह रहे हैं, मान रहे हैं कि ये एक लॉट में से निकला है और इसमें 1900 किलोमीटर जो ट्रैक है उसको जांच करके रोका जा रहा है। तो इसका मतलब ये एक बहुत ही एक शोध का विषय है कि ये हुआ कैसे। दूसरा इसमें एक है, आज भारतीय रेलवे के अंदर भी करीबन 30 लाख के आसपास रिक्तियाँ हैं जी। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ हैं भारतीय रेलवे के अंदर, और सबसे उसकी 50% 60% जो कैटेगरी है वो सेफ्टी कैटेगरी है। अगर हम रिक्तियाँ रखेंगे तो इनका मेंटेनेंस और ये जांच, ये सारी चीज़ें तो अफेक्ट होगी। और धीरे धीरे हम लोग
160 की स्पीड से ट्रेन आप चलाने ये की कह रहे हैं बात सर कर रहे ये हैं। हादसा नहीं होता अगर मैन पावर पूरी होती। मैं ये कहता हूँ कि ये सब चीज़ों को रेलवे को देखना होगा। रेलवे का जो बात सोचा जा रहा है लार्ज स्केल पे प्राइवेटाइजेशन, वो भी रेलवे के हित में नहीं होगा। जी। और ये लॉन्ग रन में जाके ये वंदे भारत है 160 लेकिन किलोमीटर। सर मैं सब बातों को एग्री करूंगा आपकी, लेकिन मुझे ये बताइए, मैंने 20 साल का आंकड़ा दिया है सर, और जानबूझकर पब्लिक के सामने लाया हूं मैं। नहीं तो मैं अभी कोई एक घटना तो बता दीजिए सर जिसमें किसी बड़े अधिकारी के ऊपर ये कार्रवाई कर दी हो कि देखिए आपकी नेग्लिजेंसी, आपकी लापरवाही की वजह से जाने गई है। कार्रवाई देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कार्रवाई हुई है, पार्लियामेंट में इसकी डिटेलिंग भी है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तो हम लोग ये वंदे भारत जो ट्रेन है वो फास्ट ट्रेन है, वो हाई स्पीड ट्रेन है। अगर उसको भी चला रहे हैं, जैसे एक वंदे भारत यहाँ से जयपुर से इंदौर भी चलने वाली है, और पिछले कई दिनों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उद्घाटन किए हैं, तो उस केस में तो ये दुर्घटनाएं इस तरह की अगर होती है रेलवे में तो और घातक होगी। तो कुल मिला के हम लोग जो हमारे पास जो ऑलरेडी है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको तो मजबूत करें, उसको अच्छी तरह मेंटेन करें, और उसको फिर हम क्यों वंदे भारत और बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। रेल बजट अलग से भी दिया जा रहा है सर देश के अंदर। नहीं देखिए विजेंद्र, मैं आपकी एक बात का बहुत अप्रिशिएट करता हूं, जब तक आप इसके अंदर कल्पेबल होमिसाइड के मुकदमे आप दर्ज नहीं करेंगे। देखिए सदोष मानववध होता है, अगर आपकी ये डिफेक्ट के कारण अगर हुआ है तो उसको रशियन नेग्लिजेंट एक्ट कह के भी आप केवल उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल ह्यूमन लाइफ एक मैटर करती है, और ह्यूमन लाइफ अगर मैटर नहीं करती है तो ऐसी चीजें होती हैं। अगर एक बार भी अगर रशियन नेग्लिजेंट एक्ट की जगह अगर आप उसे कल्पेबल होमिसाइड मानते हुए, क्योंकि सदोष मानववध है और 101% है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप इसको मानववध में आप प्रोसिक्यूट कीजिए, मुकदमे करिएगा। मगर यहां तो बात दूसरी है कि आर्टिकल 310 और 311 का दुरुपयोग करते हुए आप हर आदमी को आप एक्विटल देते हैं, उनके जॉब नहीं जाते, और केवल छोटे मोटे का नोटिस देके आप जब अब फॉर्मेलिटीज खत्म कर ली जाती हैं तो जाहिर सी बात है फिर उनकी जॉब की कीमत है पर उनकी जान की कीमत नहीं है। तो जॉब की कीमत और जान की कीमत में अच्छा लगा कि आपने क्रिटिसाइज किया कि 2002 से लेकर 2013 तक जो हुआ और उसमें भी किसी को बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया गया, उस दौरान भी सरकार दोषी थी, आज भी सरकार दोषी है। सर बिल्कुल अच्छा लगा, लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी, मुझे ऐसा लगता है सर, ये हो सकता है मेरी व्यक्तिगत राय हो, कि किसी भी बड़ी घटना को दबाने के दो बड़े हथियार हैं, उनको तुरंत इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक के बीच में गुस्सा नहीं फैलेगा। पहला, जैसे घटना घटे आप मुआवजे का ऐलान कर दीजिए, कीमत तय कर दीजिए, मर गया तो इतने, और अगर वो गंभीर घायल हो गया तो इतने ले जाइए। इसमें भी ऐसा ही हुआ, 25,000 रुपए थमा दिए गए और तुरंत थमा दिए गए। और दूसरा हथियार होता है कि एक जांच बैठा दीजिए, जांच की रिपोर्ट आती नहीं देखी सर हम लोगों ने। विजेंद्र जी, मैं इस मुद्दे पे कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता हूं। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, बहुत बड़े बड़े शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे, और वो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जिक्र किया। उन्होंने 2004 से 14 के बीच में जो दुर्घटनाएं हुई उसमें कितने रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया उसके बारे में उन्होंने बात नहीं की, कितने लोगों पे कार्रवाई की उसके बारे में उन्होंने जवाब नहीं दिया। इनके पवन बंसल जी रेल मंत्री थे, उनको रेल मंत्रालय छोड़ना पड़ा। क्या सवाल किया सर, वो तो सबके कार्यकाल में इसलिए मैं 2000 से उठा के लाया मामलों को। विजेंद्र जी, मुझे पता था कि इधर-उधर होंगी चीजें। विजेंद्र जी, चर्चा इस पे होनी चाहिए कि जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वो किस तरह से बदल रहा है। 2013-14 में अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूरे देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.5 लाख करोड़ था, आज रेलवे का है, रेलवे का एक्सपेंडिचर बता रहा हूं मैं, रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर बीते 8 सालों में 22-23 में रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.5 लाख करोड़ है। आप देखिए ऑलमोस्ट क्या मौतों को उनके पीछे छुपा दिया जाएगा, डबल पूरा दोहरीकरण हो गया रेलवे का। मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं सर, रेल बजट अलग से आ रहा है, मुझे बताइए बीते 8 सालों में रेलवे के अंदर कितनी भर्तियां की गई हैं? देखिए विजेंद्र जी, अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है विजेंद्र जी, सर घोषणा नहीं, भर्ती कितनी की गई है बताइए। 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे सर, भर्ती अभी तक कितनी गई है 8 साल में? 75,000। चलिए छोड़िए, ये बताइए रेलवे के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं इस वक्त, कितने पद खाली हैं ये बताइए। देखिए विजेंद्र जी, रेलवे की वैकेंसी की वजह से दुर्घटनाएं नहीं हो रही है, ये टेक्निकल फॉल्ट है जो हुआ है। सर टेक्निकल कौन मेजर करेगा, इंस्पेक्शन कौन करेगा? विजेंद्र जी, ये टेक्निकल फॉल्ट है और पूरी जांच चल रही है। आप मान के चलिए भारत में बहुत जिम्मेदार सरकार बैठी हुई है, वो तुरंत कार्रवाई करती है। सर बताइए ना मुझे, आप कहें तो मैं फिर 14 से बाद के आंकड़े लेके आऊं और बताइए किसी के अंदर क्या घटना में क्या हुआ। विजेंद्र जी, आप 4 से 14 के आंकड़े लाइए, बताइए। करीबन हमारे पास पूरे देश के अंदर 50-55 लाख वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात जो पद खाली पड़े हैं, जो पद खाली हैं 60% जो पद है ना, 65% वो रेलवे के अंदर ही खाली है। और रेलवे में जो पद खाली होते हैं वो सेफ्टी कैटेगरी के ज़्यादा पद हैं, और अगर वो पद खाली होंगे तो
ठीक है, ये हम कह रहे हैं, बट इसमें फिर मेंटेनेंस की समस्या तो आएगी और विशेषकर मेंटेनेंस जब 160 और जब ये हमारी दूसरी गाड़ियां चलेगी तो मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिएगा हमें, ये मैं कहना चाहता हूँ। आशीष जी, अब जवाब दीजिए। देखिए विजेंद्र जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने 1.5 महीने पहले सर घोषणा नहीं, कि हम हाथ 10 जोड़कर लाख कर रहा हूं, लोगों को घोषणा 1 साल के अंदर नौकरियां देंगे। 10 लाख दे दिया, ये बता लोगों दीजिए। को 10 लाखों को देंगे। जगह जगह जॉब फेयर लग रहे हैं, आप देखिए सर्टिफिकेशन बढ़ रहे हैं, उसमें रेलवे भी शामिल है। रेल मंत्री खुद राजस्थान आए, आप देखिए अभी अजमेर आए, 1 महीने पहले रेल मंत्री अजमेर में आए, से पहले मुआवजा आ गया था सर, देखिए और वो घर चले गए हैं, विजेंद्र जो घायल थे वो घर चले गए, डिस्चार्ज हो गए। प्रक्रिया को पहली बार नहीं हुई है। सुनील शर्मा जी, फाइनल कमेंट सर। देखिए विजेंद्र भाई, आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि जब तक लोग बाग इंसानी जिंदगी की क्यों कीमती नहीं मानेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। और आप जब भी कभी बात आए तो आप ये नहीं केवल ये आरोप लगा के आप अपनी सत्ता की जवाबदेही को ठुकरा नहीं सकते कि पहले ये हुआ था इसलिए हम भी यही करेंगे। देखिए आज की तारीख के अंदर बात यह है कि गरीब का अगर वाहन है तो वो रेलवे है। जब आप रेलवे को भी मुनाफे का एक अगर माध्यम बनाना चाहते हैं तो फिर जन कल्याणकारी सरकार रही कहां? वेलफेयर गवर्नमेंट का मतलब है कि रेलवे जैसी चीज जो एक गरीब का वाहन है उसकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उसके ऊपर फंड्स खर्चे जाए, उसके ऊपर ह्यूमन रिसोर्स उसके अंदर लगाया जाए और सेफ्टी के वो अत्याधुनिक रास्ते आपको अख्तियार करने पड़ेंगे जो 2023 के लिए मुफीद हो। आप ये नहीं कर सकते कि 70 में ये हुआ था, 95 में हुआ था, इसलिए हम भी ये करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए इनकिया जी आपका भी शुक्रिया, आशीष जी आपका भी शुक्रिया। ये सच है कि बीते 2 दशक में रेलवे में बहुत काम हुआ है, लेकिन सच ये भी है कि वैकेंसीज हैं और सच ये भी है कि कोई साल शायद ऐसा नहीं गया जिस दिन बड़े हादसे नहीं हुए। इनको रोकने की जरूरत और रोकने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प जो जिम्मेदार है उसको चिन्हित कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए ताकि बाकियों तक संदेश जाए और जो घर से घायल हो रहे हैं, जिनकी जिंदगियां जा रही हैं, उनको भी एहसास हो कि सिर्फ मुआवजा उनकी मौतों का कीमत नहीं है बल्कि उनके लिए कोई और जिम्मेदार है जो इस वक्त सलाखों में। नमस्कार।